सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। और आज हम इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, वॉइस चैप्टर की। इससे पहले की जो वीडियोस हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो आई बटन पे क्लिक करके वहां से सभी वीडियोस देख सकते हैं। इंग्लिश की जो भी वीडियोस बन चुकी हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं, वॉइस की। और वॉइस आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, वॉइस आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब वॉइस करने का सबका अपना अपना अलग नजरिया होता है, कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है। देखो, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉइस का क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है आना। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपके एग्जाम में, देखिए आपका एग्जाम जो होता है वनडे एग्जाम होता है, इसमें आपको क्या करना होता है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबके ऑप्शन दिए रहते हैं। तो वॉइस में आपको क्या करना होता है, बस ऑप्शन पहचानना होता है। भाई आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो एक्टिव वॉइस दे देगा सेंटेंस में, या तो कह देगा कि पैसिव वॉइस दे देगा और पूछेगा कि इसमें बताइए कौन एक्टिव वॉइस है या कौन इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो केवल पहचानने के लिए आता है, हमने बनाने की बात नहीं कर रहे, हम केवल पहचानने की बात करेंगे। इससे आपका 5 सेकंड में आंसर हो जाएगा, ये हमारी 100% गारंटी है। अच्छा, वॉइस होता क्या है, इससे पहले ये चीजें आप जान लो कि वॉइस होता क्या है। अब वॉइस क्या होता है, वॉइस कैसे पहचानते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि बाई लगा होता है तो वॉइस होता है। देखो, बाई लगा होता वॉइस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल सही है वो। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी जरूरी नहीं कि जब वॉइस में बाई ही लगा हो तभी वॉइस हो। कोई भी सेंटेंस वॉइस में हो सकता है। तो वॉइस देखो होते कितने प्रकार के हैं, आप सभी को पता है। वॉइस आपके 2 प्रकार के होते हैं, वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इंग्लिश में वॉइस चैप्टर बनाया गया? अगर हम वॉइस ना होता तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती थी हम लोगों को इंग्लिश सीखने में। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वॉइस चैप्टर क्यों बनाया गया। देखो, वॉइस आपको क्या करना है, अब 2 ही तरीके का होता है आपका वॉइस, एक तो होता है एक्टिव वॉइस, एक तो पैसिव वॉइस। तो आज ये जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि वॉइस चैप्टर क्यों बनाया गया। देखो, कोई भी सेंटेंस, जरूरी नहीं कि जब बाई ही लगा हो तभी वॉइस होगा, वो पैसिव वॉइस होगा या एक्टिव वॉइस होगा। तो वॉइस की हमें जरूरत कहाँ पे पड़ी, इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमने बताया, वीडियोज आप देख लेंगे जो बन चुकी है वीडियोज। तो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है, सब्जेक्ट से लिखा जाता है। और सब्जेक्ट के बाद में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का। अब हमने बताया था कि सब्जेक्ट 2 ही तरीके का हो सकता है, सब्जेक्ट 2 तरीके का हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है लिविंग सब्जेक्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, सजीव बोलते हो, क्या बोलते हो। एक तो होता है लिविंग सब्जेक्ट आपका, और एक क्या होता है, एक होता है आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट। एक कैसा होता है, लिविंग सब्जेक्ट, और एक कैसा होता है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट, निर्जीव सब्जेक्ट होता है। तो वॉइस बस यहीं से आपका क्लियर होगा। अब देखो, वॉइस क्यों बनाया गया, तो पूरी दुनिया में 2 ही तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो कोई सब्जेक्ट सजीव हो सकता है, या तो कोई सब्जेक्ट निर्जीव हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखते हैं, पहले हम हिंदी में आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, एक सेंटेंस ये हमने लिखा। अब हम इसको कहें कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तब तो बहुत आसानी से कोई भी ट्रांसलेट कर देगा। कैसे कि राम इज ईटिंग मैंगो, क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग मैंगो हो जाएगा, आराम से ये बन जाएगा, सब लोग बना लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम कह दें आम बिक रहे हैं, अगर हम कह दें आम बिक रहे हैं, क्या कह दें, आम बिक रहे हैं, तो आप इसको क्या बनाएंगे, देखो आप इसको कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका सजीव, और यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव है। तो क्या आप इसको क्या बनाओगे। अब देखो, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पे हो जाएगा कि मैंगोज आर सेलिंग, क्या हो जाएगा, मैंगोज आर सेलिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंगोज आर सेलिंग कभी भी इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देखो, हमने यहाँ पे सजीव कर दिया तो आप आसानी से बता दिया आपने ट्रांसलेशन इंग्लिश का। अगर हमने निर्जीव सब्जेक्ट रख दिया, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव है,
तो निर्जीव है तो कैसे बनाओगे? अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा के लिए आपके ये पॉइंट काम आएगा एग्जाम में, कि यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना कि सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो सजीव या तो निर्जीव। तो एक्टिव वॉइस में अब देखो यहीं से क्लियर होता है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? एक्टिव वॉइस की और पैसिव वॉइस की। अब देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है? अब एक्टिव वॉइस मान लो अगर कोई सेंटेंस कैसा है, अगर कोई सब्जेक्ट क्या है, अगर कोई सब्जेक्ट लिविंग है, यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट सजीव है, या तो सजीव हो सकता है, या तो फिर अभी हमने क्या बताया, या तो वो निर्जीव हो सकता है। दो ही तरीके का सब्जेक्ट हो सकता है, या तो सजीव या निर्जीव। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, सजीव है, तो वो सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर जिसका सब्जेक्ट सजीव है उसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट सजीव है तो उसको आप एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हो सेंटेंस को, और पैसिव वॉइस में भी बना सकते हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट कैसा है, अगर सब्जेक्ट क्या है? निर्जीव है, और अगर सब्जेक्ट निर्जीव है तो वो केवल किस में बनेगा? केवल पैसिव वॉइस में बनेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर सब्जेक्ट सजीव तो एक्टिव पैसिव दोनों संभव हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट निर्जीव तो केवल किस में बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैसिव वॉइस क्यों बनाया गया। मान लो अब देखो, जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो या इंग्लिश लिखते हैं तो आपको दो तरीके के सब्जेक्ट मिलते हैं, या तो कोई सब्जेक्ट सजीव मिलता है या तो निर्जीव मिलता है। अभी हमने कहा था राम आम खा रहा है, तो आसानी से ट्रांसलेट कर लिया था। अभी हमने क्या कहा था कि आम बिक रहे हैं, क्या लिखा था हमने? आम बिक रहे हैं, आम बिक रहे हैं। तब आपको क्या ध्यान देना है? अब सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है निर्जीव, तो क्या कभी एक्टिव में बनेगा सेंटेंस? नहीं बनेगा, हमेशा किस में बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगोज, मैंगोज। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर। अब आर सेलिंग नहीं होगा, आप ध्यान रखिएगा, सेलिंग नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस में आपके साथ में हमेशा क्या दिया रहता है? हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आईएनजी तो लगाओगे नहीं, और अगर लगा दिया आईएनजी, अगर यहाँ पे लगा दिया आईएनजी तो क्या हो जाएगा? फिर तो बन जाएगा एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की थर्ड ही फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगोज आर सेलिंग, सेलिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंगोज आर बीइंग सोल्ड, कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे, मैंगोज आर बीइंग सोल्ड। अब इसका मतलब हो गया आम बिक रहे हैं। अगर यहाँ पे आप मैंगोज आर सेलिंग लगाते तो इसका मतलब ये होता कि आम बिक रहे हैं, नहीं, आम बेच रहे हैं। तो आम थोड़ी ना बिक जाएंगे अपने आप, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्या आम अपने आप बिक जाएंगे? आम अपने आप थोड़ी बिक जाएंगे, आम को कोई न कोई बेचेगा। अब ये आप लोगों का भ्रम, ये हमेशा हमेशा के लिए मन से निकाल दो कि जब बाई लगा हो तभी पैसिव वॉइस होगा। क्या आपको इस सेंटेंस में कहीं पे बाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है आपका निर्जीव। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सजीव तो एक्टिव पैसिव दोनों बन सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट कहीं पे निर्जीव है, अगर सब्जेक्ट निर्जीव है तो हमेशा क्या होगा? वो पैसिव के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता उसका। तो पूरे इंग्लिश में आप दो ही तरीके के सेंटेंस देखते हो, या तो एक्टिव वॉइस का या तो पैसिव वॉइस का। तो अगर सजीव सब्जेक्ट है तो एक्टिव पैसिव दोनों बना सकते हो, अगर निर्जीव सब्जेक्ट है तो केवल और केवल पैसिव बनेगा, उसका एक्टिव नहीं बनेगा। अब मान लो एक्टिव बना दोगे, देखो इसलिए ऐसा होता है कि जरूरी नहीं बाई लगा हो। अब देखो आप कैसे पहचानते हैं कि बाई मतलब क्या होता है? के द्वारा, जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा, चाहे बाई लगा हो चाहे ना लगा हो। हमने कहा आम बिक रहे हैं, तो आम क्या अपने आप बिक जाएंगे? अपने आप बिक जाएंगे आम? नहीं, किसी के द्वारा बेचे ही जाएंगे, ठीक है, अपने आप तो बिक नहीं जाएंगे। तो इसीलिए किस में बनेगा? ये बनेगा हमेशा पैसिव वॉइस में, चाहे बाई। कुल में ये ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि जब बाई लगा हो तभी पैसिव वॉइस हो, सब्जेक्ट निर्जीव होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, वो पैसिव वॉइस ही होगा सेंटेंस, अगर निर्जीव सब्जेक्ट है। अब जैसे कहें खाना बन रहा है, तो किस में बनेगा? एक्टिव में या पैसिव में? अब खाना कैसा सब्जेक्ट है? निर्जीव है, तो हमेशा पैसिव में बनेगा। अगर हम कह दें कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे कह दें कि गाना बज रहा है, किस में बनेगा? पैसिव में बनेगा। कह रहे हैं कि क्लास चल रही है, किस में बनेगा? पैसिव में बनेगा। दुकान खुल गई,
एक्टिव में बनेगा, पैसिव में बनेगा, निर्जीव है पैसिव में बनेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट निर्जीव तो केवल पैसिव वॉइस में ही बनेगा, सेंटेंस एक्टिव में नहीं बनेगा। और अगर सब्जेक्ट सजीव तो दोनों में संभव, अगर निर्जीव तो केवल पैसिव। बस इतना है पैसिव वॉइस। जरूरी नहीं कि आपको बाई दे ही दिया जाए एग्जाम में ऑप्शन में वहां पे। तो बस ये चीज ध्यान रखना है, पैसिव आपके एग्जाम में पहचानने के लिए आता है। और पैसिव वॉइस, अब देखो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी अंग्रेजी में वॉइस चैप्टर की, क्योंकि वॉइस आपका देखो दो तरीके के सब्जेक्ट, सजीव भी लिखते हो निर्जीव भी लिखते हो। तो सजीव लिखते हो तो एक्टिव वॉइस में लिखते हो या पैसिव में, लेकिन जब निर्जीव सब्जेक्ट हो जाता है तो किस में बनता है, केवल पैसिव वॉइस में बनता है। समझ गए होंगे उम्मीद है, और इसको लिख लेंगे, फिर अभी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। समझ गए आप लोग कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आपको रटना नहीं है कि बाई लगा हो तभी हो। तो आपके एग्जाम में अच्छा है, आप सब लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में कभी एक्टिव पैसिव बनाने के लिए नहीं पूछा जाता कि एक्टिव वॉइस दे देगा पेन से भैया लिखो, पैसिव वॉइस क्या होगा। हमेशा कैसे पूछा जाता है, आपको केवल पहचानना है। तो आज मैं आपको वो ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप 5 सेकंड के अंदर आंसर लगा देंगे, कितना भी बड़ा पैसिव वॉइस हो। तो कितने पॉइंट का ध्यान रखना है, तो मेन पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट्स कौन है एग्जाम में आपके पहचानने के। तो यहाँ से देखो डीपली तो आपको पढ़ाया जाएगा, कोई सब डिटेल में भी हम इनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से आपका वॉइस पहचानने की कभी दिक्कत नहीं होगी। और आपका काम क्या है, बस ऑप्शन हमें पहचान जाए हम कि कौन सा आंसर सही है, बस उतने से हमारा काम हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा, चाहे बाई दिया हो। अब देखो बाई की कसम ना खाओ कि बाई दिया हो तभी पैसिव वॉइस हो। पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि पहला पॉइंट ये है, अगर कोई सेंटेंस इंडेफिनिट का दिख जाए, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, अगर मान लो एक्टिव सेंटेंस एक दिया है क्वेश्चन, इंडेफिनिट का है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कोई मतलब नहीं, बस आपको क्या हो, इंडेफिनिट होना चाहिए, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो। तो आपको क्या करना होगा, इज एम और आर, इज एम आर या फिर वाज वर के बाद में हमेशा क्या होगा, अगर इनके साथ कहीं पे थर्ड फॉर्म है तो आंख बंद करके आंसर लगा देना, पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा आपका कभी भी, चाहे बाई दिया हो चाहे बाई ना दिया हो। बस आपको क्या देखना है, अब इज एम आर तो आप लोग जानते हैं, इज एम आर किस में होता है, इज एम आर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वाज वर किस में होता है, सबको पता है वाज वर कब होता है, वाज वर होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट आंसर है, क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आंसर में क्या पहचानेंगे, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन क्या ढूंढोगे, कहीं पर अगर वाज वर दिख जाएगा तो आंसर क्या लगा दोगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए साथ में। तो इज एम आर वाज वर के बाद में थर्ड फॉर्म हो, हमेशा पैसिव वॉइस ही होगा, एक्टिव वॉइस कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब एक बचा यहाँ पे फ्यूचर। तो जब फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, तो जब फ्यूचर का इंडेफिनिट हो तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस विल और सेल आप लोग जानते हैं, यूज करते हैं इसमें। तो विल और सेल के बाद में क्या देखोगे, बी देखो और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो। तो अगर विल बी सेल बी के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, बस केवल पहचानना है आपको, समझ गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म देखो जिस ऑप्शन में होगा आंसर, पास्ट इंडेफिनिट का हो, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म ढूंढ लो जिसमें मिल जाएगा आंसर, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, विल सेल के बाद बी देख लो और थर्ड फॉर्म देख लो, जिसमें ऐसा है वो पैसिव वॉइस होगा, चाहे बाई हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात को। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे करना है कि अगर कहीं पे कॉन्टिन्यूअस आ जाए, अगर क्या आ जाए, आप अगर कहीं पे हो कॉन्टिन्यूअस हो, अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो कुछ नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या ध्यान रखना है, इज एम आर तो दिया ही रहेगा, इज एम आर या फिर यहाँ पे वाज वर, इज एम आर या फिर वाज वर तो दिया ही रहेगा, प्लस इसके बाद में एक चीज़ और ढूंढ लेना कि किस ऑप्शन में बीइंग है। तो बीइंग के बाद अगर थर्ड फॉर्म हो, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर वाज वर होता है, लेकिन इसमें तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के बाद में यहाँ पे बीइंग होगा, किसके बाद में थर्ड फॉर्म होगी, बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म होगी, और जब इज एम आर के बाद में बीइंग की थर्ड फॉर्म दी हो तो समझ लेना वो पैसिव वॉइस ही है। तो ये स्ट्रक्चर अगर दिख जाए आपको तो समझ लेना पैसिव वॉइस में ही वो सेंटेंस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मान लो यहाँ पे परफेक्ट दिख जाए, अगर यहाँ पे आपको दिख जाए परफेक्ट का सेंटेंस, अब परफेक्ट कितने होते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ढूंढना है आपको, हैज़ या हैव ढूंढना है, पास्ट का होगा तो हैड ढूंढना है, अगर फ्यूचर का है तो विल
तो क्या ढूंढना है आपको, विल या शैल ढूंढना है। क्या ढूंढना है, विल या शैल ढूंढना है। अब इनके बाद में, लेकिन विल शैल के बाद में एक चीज ध्यान रखिएगा, विल और शैल के बाद में क्या ढूंढना है आपको, हैव भी ढूंढना है। और बीन दिया हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, किसमें माना जाएगा सेंटेंस, पैसिव वॉइस में। अगर केवल हैज, हैव और हैड के बाद में, हैज, हैव और हैड के बाद में बीन हो और थर्ड फॉर्म हो, तो किसमें हो जाएगा सेंटेंस, वो पैसिव वॉइस में है। ये पहचानने का तरीका है। अगर मान लो परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो हैज, हैव के बाद में बीन और थर्ड फॉर्म ढूंढो किस ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। अगर मान लो फ्यूचर परफेक्ट का है, तो फ्यूचर में क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, विल या शैल, फिर हैव बीन और फिर थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा पैसिव वॉइस। समझ गए बात को, ये ध्यान रखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, हैज, हैव, बीन और थर्ड फॉर्म ढूंढो, जिसमें आंसर होगा वही ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। अगर विल शैल है तो हैव बीन ढूंढना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस किस में माना जाएगा, वो हमेशा पैसिव वॉइस में माना जाएगा, चाहे आपका बाई दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला मान लो है, एक और आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे आपको दिख जाए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड और वुड, ये सब दिख जाए। अगर कहीं पे ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये हेल्पिंग वर्ब दिख रही हैं किसमें, एक्टिव वॉइस में, और इनका पूछ दिया जाए पैसिव वॉइस, तो इनके बाद में आपको केवल इतना देखना है कि अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म है इनके आगे, तो वो सेंटेंस कैसा माना जाएगा, पैसिव वॉइस का माना जाएगा। मान लो सेंटेंस में दिया है कैन और आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो कैन बी और थर्ड फॉर्म ढूंढो, जिसमें ऐसा होगा आंसर हो जाएगा, चाहे बाई दिया हो चाहे ना दिया हो। कुल मिला के आपको ये नहीं रटना है कि बाई होगा तभी पैसिव वॉइस होगा। ये कैन, कुड, मे, माइट के बाद में आपका क्या दिया हो, बी दिया हो, थर्ड फॉर्म दिया हो, सेंटेंस कैसा माना जाएगा, पैसिव वॉइस का माना जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट मान लो यहाँ पे दिया है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगला पॉइंट अगर कहीं पे आपको बी के बाद थर्ड फॉर्म दिख जाए, क्या दिख जाए, बी के बाद थर्ड फॉर्म दिख जाए, पैसिव वॉइस में माना जाएगा सेंटेंस। अगर मान लो यहाँ पे बी के बाद क्या दिख जाए आपको, थर्ड फॉर्म दिख जाए, किसमें माना जाएगा सेंटेंस, वो हमेशा पैसिव वॉइस में माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या का है तो इज, एम, आर, वाज, वर के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म ढूंढो, वही आंसर। अगर फ्यूचर का है तो विल शैल के बाद बी ढूंढो, थर्ड फॉर्म ढूंढो, वही आंसर। अगर मान लो कंटीन्यूअस का है, प्रेजेंट या पास्ट का, तो इज, एम, आर, वाज, वर ढूंढो, बीइंग ढूंढो, थर्ड फॉर्म ढूंढो, वही आंसर। अगर मान लो परफेक्ट का है, प्रेजेंट या पास्ट का, तो हैज, हैव या हैड के बाद बीन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो फ्यूचर का परफेक्ट है तो विल या शैल हो जाएगा, फिर हैव बीन और थर्ड फॉर्म, वही पैसिव वॉइस। अगर मान लो मॉडल वर्ब है कोई, कैन, कुड, मे, माइट के तुरंत बाद बी लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है, वही पैसिव वॉइस। अगर केवल बी के बाद में आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा है, वही सेंटेंस पैसिव वॉइस। कुल मिला के इतने पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना कि चाहे बाई हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो, हमने इतना सुंदर सा यहाँ पे ग्राफ बना दिया है और आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि हम 2, 3, 4 सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको जो पूछूंगा वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, आई नो नथिंग अबाउट हिम। एक सेंटेंस लिखा है, आई नो नथिंग अबाउट हिम। दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया है, फ्रेंच इज नॉट taught in my college। फ्रेंच इज नॉट taught in my college। और दूसरा है यहाँ पे, तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका, he was knocked down by a car। और यहाँ पे चौथा आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, चौथा यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस, he will be punished in
स्कूल, ही विल बी पनिश्ड इन द स्कूल। अब ये 4 आपके ऑप्शन हैं और इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्या बताना है यहाँ पे आपको कि कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। तो बताइए, अब देखो ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे तो आपको बताना क्या कौन सा एक्टिव वॉइस में है। तो अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या कौन सा होगा, चलो चेक करते हैं हम एक एक ऑप्शन। जैसे यहाँ पे क्या दिया, विल दिया है और हमने कहा था जब विल बी के बाद कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए। अच्छा, विल बी एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में विल बी के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन अभी हमने क्या एक स्ट्रक्चर आपने लिखा है कि विल बी के साथ थर्ड फॉर्म हो, सेंटेंस किस में माना जाएगा, पैसिव वॉइस में। यानी कि ये चौथा सेंटेंस किस में है, ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, आपको बताना किस में है, एक्टिव वाला बताना है। अगला है ही वॉज नॉक्ड डाउन बाई अ कार। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, वॉज। तो वॉज के बाद में आईएनजी फॉर्म लगाते हो कब, जब एक्टिव वॉइस बनाते हो। लेकिन हमने बताया अभी आपको स्ट्रक्चर में कि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म दिखे वो सेंटेंस किस में होगा, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। यानी कि ये भी सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। लेकिन इसमें बाई भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला है फ्रेंच इज़ नॉट टॉट इन माई कॉलेज। अब यहाँ पे लिखा है फ्रेंच इज़ नॉट टॉट इन माई कॉलेज। अब देखो यहाँ पे बाई आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपको एक चीज़ क्या दिख रही, इज़ दिख रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो इज के बाद में जब थर्ड फॉर्म अभी आपने लिखा था, इज के बाद में थर्ड फॉर्म होगी, सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। यानी कि ये तीनों सेंटेंस कैसे हैं, पैसिव वॉइस के हैं। अगला जैसे कि लिखा है आई नो नथिंग अबाउट हिम। अब यहाँ पे नो कौन सी फॉर्म है, नो है आपकी फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म आती नहीं कभी पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस में आती है हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका किस में लिखा हुआ है, ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट वाला सेंटेंस ऐसा है जो आपका किस में लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि सारे पॉइंट फॉलो हो रहे हैं जो भी आपने स्ट्रक्चर में लिखे थे। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। एक मान लो हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं, एक सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पे, एक सेंटेंस हमने लिखा एक्टिव वॉइस लिखा, हमने मान लो लिखा यहाँ पे दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। ये सेंटेंस मान लो एग्जाम में आपके ऐसे दिया रहेगा, दे हैव डन देयर वर्क, और मान लो पूछ दिया गया इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। क्या पूछ दिया जाएगा आपसे कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो या तो पैसिव पूछा जाएगा या तो पैसिव दे के एक्टिव पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहे हैं और आपको ऑप्शन यहाँ पे पहचानना है। मान लो हमने पहला ऑप्शन दिया देयर वर्क हैड बीन डन बाई देम। दूसरा है यहाँ पे देयर वर्क इज बीइंग डन बाई हिम। और तीसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पे देयर वर्क हैव बीन डन बाई देम। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है आपका देयर वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है और उसके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा सेंटेंस, इसका जो आपका सेंटेंस दिया गया इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है। तो देखो बाई आप पहचानते हो, बाई से, बाई तो सब में दिया है यहाँ पे, बाई यहाँ पे सब में दिया है, सॉरी यहाँ पे हिम नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई देम लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि देयर वर्क हैड बीन डन बाई देम। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे हैव दिखा, तो हैव आप लोग समझ गए कि हैव किस टेंस में आता है, परफेक्ट में आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, और हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में आप पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, हैज़ या हैव लगाओगे और बीन लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे। यानी कि जो आंसर होगा वो हैज़ या हैव बीन और थर्ड फॉर्म होगा। देखो बीन
अब देखो इसमें बीन दिख रहा है लेकिन इसमें हैड दिया है तो इसीलिए गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैज़ या हैव होता तो एक बार ऑप्शन हो सकता था। टेंस नहीं बदलता पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, इसीलिए गलत हो गया। अगर हम कहते हैं इज, तो इज यहाँ पे कहाँ होगा, इज होगा ही नहीं। इज कब होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट, तो जो आंसर होगा वो हैज़ या हैव वाला ही होगा। अब देखो दो ऑप्शन हमें ऐसे मिले जिसमें हैज़ भी है, हैव भी है, बीन भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना, दो चीज़ें में डिफरेंट दिख रही है, एक हैव और एक हैज़, यही दो आती हैं और इन्हीं दोनों में से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो हैव कब आया था, आपको पता होना चाहिए। हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और हैज़ आता है सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पे दे का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग थे तो इसलिए हैव आया था। लेकिन यहाँ पे देयर वर्क है तो उनका काम तो एक ही होगा, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वर्क एक ही है। और जब वर्क है सिंगुलर तो वर्क के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर वर्क हैज़ हो जाएगा, सिंगुलर है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हैज़ हैव बदल सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग वहाँ पे। देयर वर्क हैज़ बीन डन बाई देम, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आपके ऑप्शन दिया जाएगा और आपको यहाँ पे पहचानना होगा कि कौन सा इसका करेक्ट पैसिव है। अच्छा, ये तो था एक्टिव से पैसिव बनाने का, ये तो था आपका तरीका एक्टिव से पैसिव पूछने का। और कभी कभी वो पूछ देता है आपको एग्जाम में पैसिव वॉइस दे देगा और क्या पूछ देगा आपसे, पैसिव वॉइस दे देगा और एक्टिव वॉइस पूछ दिया जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पे अब की एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि एक क्वेश्चन दिया है इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाई यू, इट कैन बी डन बाई यू। अब आपको तुरंत दिखेगा कि कैन के बाद बी है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में है, आपको बताना क्या है, अब जब पैसिव वॉइस में है तो इसका एक्टिव बताना पड़ेगा। तो एक्टिव के मान लो ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पे यू विल डू इट, यू विल डू इट। तीसरा है यहाँ पे ऑप्शन यू में डू इट। और नेक्स्ट ऑप्शन है यू कैन डू इट। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम या नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे और इसमें आपको बताना है कि कौन सा। अब देखो यहाँ पे ये पैसिव था और जब ये पैसिव है तो इसका क्या बताना है आपको, एक्टिव बताना है। अब हमने बताया था कि कैन के बाद बी लग जाए, थर्ड फॉर्म लग जाए तो पैसिव वॉइस, बी हटा दो तो क्या, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा उसमें कैन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो विल वाला गलत हो जाएगा, मे वाला गलत। मे कब होता, जब यहाँ पे मे दिया होता क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है आंसर, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा, यू कैन डू इट। तो एक्टिव से पैसिव भी पूछा जा सकता है और पैसिव से एक्टिव भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगला हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं जिसमें आपको ये बताना है कि कोई सेंटेंस ये एक्टिव में है या पैसिव में है, किस में है। जैसे कि मान लो लिखा है द पेन वॉज लॉस्ट, द पेन वॉज लॉस्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, द पेन वॉज लॉस्ट। बताओ ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म हो तो सेंटेंस किस में होगा, पैसिव वॉइस। यानी कि ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में। अच्छा, एक सेंटेंस हम और लिखते हैं। मान लो लिखा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि ही इज कॉलिंग मी। मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ही इज कॉलिंग मी और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आईएनजी फॉर्म है तो ये किस में होगा, एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पे मान लो आपको पैसिव वॉइस बताना है और हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है मान लो यहाँ पे कि आई एम कॉल्ड बाई हिम, आई एम कॉल्ड बाई हिम। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हिम, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हिम। और अगला ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन है आई इज बीइंग
आई इज बीइंग कॉल्ड बाई हिम, आई इज बीइंग कॉल्ड बाई हिम, ये दिख गया आपको। अगला मान लो यहाँ पे ऑप्शन है आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाई हिम, आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाई हिम। अब ये आपका क्वेश्चन दिया गया है और इसके 4 आपको पैसिव वॉइस पहचानने हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में बस इतना देखना है। कुल मिला के ये समझो आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे काम करना है पैसिव वॉइस में। तो इज और आईएनजी है, यानी कि ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। और मैं बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब हो तो आपको पैसिव वॉइस में क्या पहचानना है, इज एम आर के बाद में क्या ढूंढो, बीइंग ढूंढो और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, और जिसमें ऐसा होगा वही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एम तो है लेकिन क्या बीइंग है, नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर हम कह दें आई एम बीइंग कॉल्ड बाई हिम, ये यहाँ पे देखो बीइंग दिया है, ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे इसमें भी बीइंग दिया है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बीइंग तो दिया है लेकिन क्या है, यहाँ पे वॉज है, तो वॉज वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है तो आंसर भी आपका प्रेजेंट का ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है लोगों को। टेंस नहीं बदलता पैसिव वॉइस में, टेंस नरेशन में बदलता है जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, इसमें आपको टेंस नहीं बदलना है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, तो आप सबको पता है आई के साथ आप इज लगाते हो या एम लगाते हो, तो आई के साथ इज तो होता नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो गया, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको करना क्या होता है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि मी क्या था, ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिया, ही क्या था, सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिया। ये तो आपने बचपन से सीखा है। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में बनाने के लिए नहीं दे दिया जाएगा कि पेन ले लो यहाँ पे बनाओ, कॉपी पे लिखो, केवल पहचानने के लिए पूछा जाएगा। और ये ट्रिक अगर आप ध्यान रखेंगे, सारे मेन पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो विदिन 5 सेकेंड के अंदर आप सारे क्वेश्चन पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत बड़ा योगदान होगा ये इससे आपके एग्ज़ाम में। अच्छा, अगला एक तो तरीका ये होता कि एक्टिव पैसिव वॉइस आपके एग्जाम में पहचानने के लिए पूछ दिया जाता है। अच्छा, कभी कभी एरर भी आ जाती है, आप लोग देखते होंगे एरर वाले सेंटेंस, तो एरर कैसी पूछी जाती है, कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लो एक क्वेश्चन लिखा, व्हेन आई रीच्ड होम द फूड was कुकिंग। मान लो एग्जाम्पल दिया गया है व्हेन आई रीच्ड, मान लो हमने ऑप्शन बना दिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बना दिया सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन आपका क्या होता है, नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। तो पहचानने के लिए तो कोई भी बता देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है एग्जाम में आपको क्या करना, जब एरर में आप पहचान लो, और जिस दिन आपने एरर में पहचान लिया पैसिव वॉइस क्या होता है, तो उसी दिन आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जब मैं घर पहुँचा खाना बन रहा था, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड होम, यहाँ तक बिल्कुल आपका सेंटेंस सही है। अब यहाँ पे क्या दिखा है, अब देखो यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ। क्या नया सेंटेंस शुरू हुआ कि खाना बन रहा था, तो खाना बन रहा था, और आप देख क्या रहे हैं कि ये वाज के साथ में कौन सी फॉर्म है, ये वाज के बाद में आईएनजी फॉर्म है। और वाज के बाद आईएनजी फॉर्म किस में आती है, वाज के बाद आती है आईएनजी फॉर्म हमेशा किस में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन हमने बताया था जब सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट कैसा है, खाना, निर्जीव है, और जब सब्जेक्ट है निर्जीव तो क्या वो एक्टिव वॉइस में बनेगा, हमने बताया था अगर सब्जेक्ट निर्जीव है तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, हमेशा पैसिव वॉइस में बनेगा। अब खाना अपने आप तो बन नहीं जाएगा, किसी के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, फूड, सब्जेक्ट है निर्जीव, तो आगे जो सेंटेंस होगा किस में बनेगा, ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में आप क्या करते हो, यानी कि जो एरर है हमारी वो सी ऑप्शन में है। एरर क्या है, अब पैसिव वॉइस में आप लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में जब, अब देखो ये पास्ट कंटीन्यूअस का है, और जब पास्ट कंटीन्यूअस का है तो पास्ट कंटीन्यूअस का कैसे बनाते हो, वाज बीइंग और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि वाज कुकिंग की जगह पे क्या होना चाहिए था, वाज कुकिंग की जगह पे होना चाहिए था आपका वाज बीइंग कुक्ड। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में एरर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एरर में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हमने सेंटेंस
अभी हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा, मान लो हमने लिखा व्हेन आई मेट हिम, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन आई मेट हिम द बुक was रीडिंग। मान लो एक सेंटेंस ऐसे हमने लिख दिया, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो तुम्हें एक सेंटेंस यहाँ से तो एक सेंटेंस अलग हो गया, व्हेन आई मेट हिम, और एक सेंटेंस क्या, द बुक वॉज रीडिंग, किताब पढ़ रही थी। किताब थोड़ी किसी को पढ़ेगी। तो सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव है। सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है आपका, निर्जीव है, तो एक्टिव वॉइस में नहीं बनेगा। तो एरर कहाँ पे हो जाएगी, एरर हो जाएगी आपकी वॉज रीडिंग में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में नहीं बनेगा। ये किस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा। और पैसिव वॉइस में बनेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करना है आपको, वॉज बीइंग लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग रेड, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एरर में पहचानना है। अब एरर में आपको क्या, देखो सब्जेक्ट पहचाना हमने, और अगर सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव है, तो केवल पैसिव वॉइस में बनेगा, और अगर सब्जेक्ट सजीव है तो दोनों तरीके से बन सकता है। और आपके एग्जाम में पहचानने के लिए आता है जबकि कौन सा इसका पैसिव वॉइस होगा, कौन सा एक्टिव वॉइस होगा। तो कुल मिला के आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे काम करना है। जो हमने आपको मेन पॉइंट बताए थे वही पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन 2-3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे भविष्य में पैसिव वॉइस में। और अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आप कमेंट करके, आप कोई भी कन्फ्यूज़न होता है आप तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।